हाय, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था और आपने यह अनुभव किया होगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान आपके 5 से 6 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही अधिक क्या है, संभावनाएं हैं। तो चलो बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से की देन है, किस देश से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इटली और ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो सोवियत संघ से जो भारत में लिया गया है, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। और संघात्मक शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची को लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची के स्तर पर 3 प्रकार की सूचियां दिखाई देती हैं। एक सूची संघ सूची, समवर्ती सूची और तीसरा राज्य सूची, और एक चौथा भी है अवशिष्ट सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों के पास होता है, परंतु केंद्र के पास ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है राज्यों की तुलना में। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये वैसे मुद्दे हैं, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सोसाइटी में वैसे मुद्दे या वैसे विषय दिखाई नहीं दे रहे थे, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अंतरिक्ष खोज। ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंतर्गत रखी गई हैं, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखी गई हैं। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य के पास अधिकार प्राप्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, इसे बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसको जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश की संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बनाया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी बनाया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बनाया है जापान और ऑप्शन नंबर डी बनाया है यूएसएसआर या सोवियत संघ। तो डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। कहां पे रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। डीपीएसपी के लिए अनुच्छेदों का विस्तार है 36 से लेकर 51 तक। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह राज्य के कर्तव्य हैं और राज्य का कर्तव्य यह है कि वह समय समय पर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियमों एवं कानूनों का क्या करे, निर्माण करे। तो इस प्रकार
16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड या आयरिश संविधान से जो है डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार या फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये जो मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे लिया गया है रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य जब 1949 में भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में एक कमेटी बनाया गया, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 1976 में क्या किया गया? शामिल किया गया। और इस 1976 में ही संशोधन किया गया और वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शामिल किया गया, तो उसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तो उसका उत्तर होगा 1976 में, 1976 में। तीसरा प्रश्न अगर यह पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया, तो उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। चौथा प्रश्न अगर यह पूछता है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया या किस देश से शामिल किया गया, तो उस देश का नाम है पूर्व सोवियत संघ या रूस से क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं, भारतीय संविधान में शामिल हैं। इसमें ऑप्शन ए बनाया है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 381 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो इस प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग कितने हैं? 22। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो इस प्रकार हम लोग का राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। लेकिन गणना की दृष्टि से अगर कहा जाए, गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 445 से अधिक है, 445 प्लस। तथा भागों की संख्या गणना की दृष्टि से 25 है। 25 में एक भाग 4 क, भाग 9 क और भाग 14 क। तो ये पूर्ण रूप से वास्तव में कोई भाग नहीं है, बल्कि भाग के उपभाग हैं। 4 का उपभाग क्या है? 4 क। 9 का उपभाग क्या है? 9 क। और 14 का उपभाग कौन सा है? 14 क। तो कहने का मतलब ये है वास्तव में भाग तो हैं 22 ही, लेकिन उपभाग अगर 3 जोड़ दिए जाएं तो इस प्रकार गणना की दृष्टि से भाग की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, वह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नागरिकता से संबंधित प्रावधान
नागरिकता से संबंधित प्रावधान के किस भाग में है। कहने का मतलब कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में जो है किस भाग में रखा गया है। तो भाग में किस भाग में रखा गया है, ऑप्शन बनाया है। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में और ऑप्शन डी भाग 4 में। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको यह याद होना चाहिए कि किस भाग में किन विषयों के बारे में बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि एक करके किन किन विषयों के बारे में बताया गया है। भाग 1 में बताया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो प्रश्न उठता है कि भाई भाग 1 में ये संघ एवं जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़नी है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को भाग 1 में रखा गया है। इसके अंतर्गत जो भी अनुच्छेदों का विस्तार है, अनुच्छेदों का विस्तार अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक जो है क्या है, भाग 1 के बारे में बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य है और इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश है और लोगों को लगा या जो है हमारे माननीय लोगों को लगा कि भाई उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उत्तम प्रदेश कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, उत्तम प्रदेश कर दिया जाए। तो उत्तम प्रदेश जो है किसके माध्यम से किया जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें हम लोग यही सब चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और किस तरीके से एक राज्य को 2 राज्य में बनाया जा सकता है और किस तरीके से 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य में जो है बना दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है बी भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट जो है यह नागरिकों के अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेदों का जो विस्तार है, अनुच्छेदों का विस्तार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगर कोई पूछे या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकारों का विस्तार कितने अनुच्छेदों से कितने अनुच्छेदों तक है, तो मूल अधिकारों का विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो भैया लिया गया है इसको अमेरिका से लिया गया है। तीसरा प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, भाग 2। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि आखिर ये नागरिक लोग होते कौन है, उनके बारे में बताया गया है। और नागरिकता का जो विस्तार है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता पाया जाता है। कौन सा नागरिकता पाया जाता है, एकल नागरिकता। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एकल नागरिकता किसका लक्षण होता है, एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। किसका होता है, एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। तो इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता दिखाई देता है और एकल नागरिकता एकात्मक व्यवस्था का लक्षण। और एकात्मक व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही उत्तर हुआ वो सही उत्तर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी भाग 2 में। और भाग 4 में ऑप्शन नंबर डी बताया गया है किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। और डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी आप देख रहे होंगे, आपको ये अनुभव होगा, आप ये महसूस करेंगे कि वास्तव में हम क्वेश्चन 1 बना रहे हैं लेकिन वास्तविकता में 1 के बजाय आपका 5 से 6-7 क्वेश्चन क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। विश्वास मानिए, ऐसे करते चलिए, किसी भी टॉपिक में करिए, हर टॉपिक में ऐसा करिए। आप जो है 10 दिन 15 दिन करके देखिए, आप खुद ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर आपने बना लिया और भविष्य में अगर ऐसा सेम क्वेश्चन आ गया तो आपसे कभी गलत होने वाले नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर।
20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की बात की गई है, पंचायती राज की परिकल्पना की गई है तीनों सोपानों के स्तर पर। तो इसके लिए बनाया गया है भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। पंचायती राज, आप ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम लोग भी गांव से ही हैं, आप देखते होंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रधान, बीडीसी का चुनाव होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, पंचायती राज के अंतर्गत आती है। और पंचायती राज व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। में पूछ रहा है प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन बना है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 10। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि जो है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है। भारतीय संविधान में भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग है। लेकिन गणना की दृष्टि पे अब आएंगे आप तो भागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 12। तो भारतीय संविधान में रट डालिए आप लोग कि कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। क्लास जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाला क्लास स्टार्ट होगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, डाट 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 भाग 12 में क्या क्या है चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 22। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा जो उसमें टॉपिक दिए गए हैं भारतीय संविधान में, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है, पंथ निरपेक्षता का वर्णन किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5-6 महीने पहले कि सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द जो है काफी न्यूज़पेपर में क्या हुआ था, छाया हुआ था। और इस धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का डिफिनीशन लोग अपने तरीके से क्या कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे। तो वहां पे क्या परिभाषित कर रहे थे, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो डिफिनीशन है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को मूल संविधान जब 1949 में जब संविधान बनकर कंप्लीट हुआ तो उस समय धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का जो है लक्षण या विशेषता नहीं था। धर्मनिरपेक्षता को 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया और पंथ निरपेक्षता के साथ 2 शब्द और जोड़े गए। एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी और दूसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। और प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है और वह संशोधन किया गया 1976 में और वह संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन। और उसी संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। उसी केस के संदर्भ में प्रस्तावना से संबंधित केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सबसे पहले जो है मूल बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक सिद्धांत या आधारभूत संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती, अगर करना भी चाहती है तो वहीं तक कर सकती है जिससे उसके मूल आधारिक संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न हो। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो है किसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्षता से मतलब यह है कि भारत
सरकार का कोई भी धर्म राजकीय धर्म के रूप में नहीं रहेगा, वह हर धर्मों के प्रति क्या होगा, निरपेक्ष होगा। लेकिन पश्चिमी देशों में थोड़ा सा सेकुलर का डिफिनीशन क्या है, कुछ अलग है, और यहाँ पे सेकुलरिज्म का डिफिनीशन क्या है, अलग है। यहाँ पे डिफिनीशन का मतलब ये है कि भारत जो है किसी धार्मिक चीज़ों में तो हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे लगता है कि किसी धर्म में कोई भी इशूज ऐसा है जो मानव विकास को प्रभावित कर रहा है, मानव विकास में बाधा बन रहा है, तो या उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है सरकार क्या कर सकती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, आपने 3 तलाक का इशूज देखा होगा। 3 तलाक का इशू जो भी चीज़ें थी वो जो है मुस्लिम इस्लाम धर्म से संबंधित था, उसमें जो है क्या किया, न्यायालय ने, कोर्ट ने या सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और उसको पूरी तरीके से क्या किया, अवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन पश्चिमी देशों में धर्मनिरपेक्षता में जो है धर्म का अपना एक अधिकार है, सरकार का अपना एक अधिकार है, सरकार धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती और न धर्म सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करे। यही डिफिनेशन है पश्चिमी देशों और भारतीय देश के मध्य। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, 23 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका। अभी हम लोगों ने बात किया, उद्देशिका को प्रस्तावना बोलते हैं, प्रिएम्बल। उद्देशिका में संशोधन किया गया था, अभी मैंने बताया कि संशोधन कब किया गया था, संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा जो है क्या किया गया, संशोधन किया गया, और इसके द्वारा क्या किया गया, 3 शब्दों को जोड़ा गया। कब किया गया, 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत एक गणतंत्र है या रिपब्लिक, इसे बोलते हैं रिपब्लिक। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखिए सबसे पहले गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब आपको पता होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि किसी भी देश में अगर राष्ट्राध्यक्ष, जो भी राष्ट्राध्यक्ष है, उसका निर्वाचन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस देश में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो हम यह कहेंगे कि उस देश में गणतंत्रीय व्यवस्था है, रिपब्लिकन सिस्टम है। लेकिन जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का इलेक्शन नहीं होता, वंशानुगत होता है, वैसे देशों में हम ये कहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था गणतंत्रीय व्यवस्था नहीं होती, बल्कि राजतंत्रीय व्यवस्था होती है। तो भारत में क्या है, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का क्या होता है, इलेक्शन होता है। यह इलेक्शन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, या जनता अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या करती है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करती है, भाग लेती है। तो इस प्रकार भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो जब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा शासन है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम लोग का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। याद होगा अगर आप लोगों को, तो मैंने डिस्कशन किया है सिलेबस के क्लास में कि किसे आखिर जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं, जिसे मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में रखा गया है। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। तो उन महापुरुष का नाम है
डॉक्टर BR अंबेडकर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर। तो इस प्रकार हम लोग का राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोगों के अधिकारों की रक्षा से मतलब क्या है? जैसे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वह उल्लंघन किसी राज्य के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा हो रहा है, तो वैसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करती है और उस रीट के माध्यम से वह व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करती है। जबकि हाई कोर्ट यही कार्य जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 26 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था है और ये संसदात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन का जो है कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, संसदात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी दिया है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अगर आपको याद होगा तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में हमने सिलेबस डिस्कस करते समय डिस्कशन किया था कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था भारत की व्यवस्था में नहीं पाया जाता। अध्यक्षात्मक व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका की व्यवस्था में पाया जाता है और इसमें सर्वोच्च शक्तियां जो है राष्ट्रपति में क्या होती है? निहित होती है। जबकि भारत की व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था है और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाइएगा जब आप हर टॉपिक से क्या रहेंगे? परिचित रहेंगे। कहने का मतलब टॉपिक को पूरी तरीके से समझे रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने की स्थिति में होंगे। तो चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। वास्तव में भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो भाई क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? राइट है, स्टेटमेंट राइट। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तो अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो प्रियम्बल में लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या लिखा है? प्रभुसत्ता संपन्न। तो इस प्रकार जो है क्या है? स्टेटमेंट जो भी क्या है? राइट है। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। वास्तव में भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो ये स्टेटमेंट 3 भी सही है। और स्टेटमेंट 4 बोल रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी राइट है। और ये भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है भाग 4 में। और भाग 4 में मैंने डिस्कशन किया था DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसमें अनुच्छेदों का विस्तार अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो इस प्रकार भारत एक कौन सा राज्य है? कल्याणकारी राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। भारत में लोकतांत्रिक समाज पाया जाता है और भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तो इस प्रकार चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हुआ। 1, 2, 3 और 4 सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में पूछ रहा है क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन कर रहा है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है कि वेलफेयर स्टेट में अधिकतम लोगों का क्या हो? कल्याण सुनिश्चित हो।
तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन बनाया है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही क्या है, कल्याणकारी राज्य के दायरे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हम लोगों का क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन बोल रहा है, 29 कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कठोर है, भारतीय संविधान लचीला है, या भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, या भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब आप जो है पूरी व्यवस्था को, पूरे टॉपिक को समझे रहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ये कठोर क्या होता है, ये लचीला क्या होता है। जब आप कठोर और लचीला समझ जाएंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि भैया भारत का संविधान कठोर है या लचीला है। आइए देखते हैं। कठोर संविधान का मतलब यह है कि अगर भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान में जो भी मुद्दे दिए गए हैं, जो भी लक्षण दिए गए हैं, अगर उन लक्षणों को संशोधित करना या परिवर्तित करना आसान प्रक्रिया के माध्यम से है तो हम यह कहेंगे कि लचीला संविधान है। लेकिन ऐसे मुद्दों को संशोधित या परिवर्तन करने का तरीका कठिन हो, बहुत ही कठिन हो प्रक्रिया, तो हम ये कहेंगे कठोर संविधान। लेकिन भारत में न पूरी तरीके से प्रक्रिया कठिन है और न पूरी तरीके से प्रक्रिया क्या है, सरल है। कुछ स्तरों पर कठिन दिखाई देती है और कुछ स्तरों पर सरल दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से क्या है, लचीला संविधान है। तो इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहने का मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ है, और संघ का मतलब है यूनियन, फेडरेशन से नहीं है बल्कि किससे है, यूनियन से। और भारत के संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो अलग होने का अधिकार नहीं है, तो इसमें देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का समूह, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी राज्यों का कन्फेडरेशन, और ऑप्शन नंबर जी राज्यों का यूनियन। तो इस प्रकार हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। आपने ये अनुभव किया होगा कि क्लास जो है, क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान आपका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और कॉन्फिडेंस आप ऐसे लगातार प्रैक्टिस करते चलिए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होते जाएगा, और एक दिन आप देखिएगा कि भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपका बेहतर हो जाएगा, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे वहाँ पे आप जो है बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। थैंक यू। कल हम लोग जो है इसके बाद मिलते हैं।